A very good morning to all of you, class. Am I audible? Okay, प्रमोद, अभी प्रीवियस क्लास ओवर नहीं हुई है? अभी प्रीवियस क्लास ओवर नहीं हुई प्रमोद? ओके, आपने अटेंड नहीं की. ओके. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग शालू, हाउ आर यू? Thanks, sir. गुड. अभी क्लास अभी ओवर हुई है? Yes, sir. Just now only. ओके. अच्छे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं. वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट का, बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तब तक. सर इतने कॉल मनी बता दो. कॉल मनी बता दूं? ओके. समझ गुड नहीं आ मॉर्निंग रहा. निशा. ठीक है मैं बता देता हूँ, डोंट वरी. गुड मॉर्निंग भास्कर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो क्लास आप? क्लास थी सर. लेट छूटती है क्या वो क्लास? मतलब 9 बजे लास्ट होता है या फिर 9:05 पर लास्ट होता है? 9:05 तो भी नहीं है. 9:05 टाइमिंग है. हाँ, आपकी हाँ, क्लास का टाइमिंग 9:05 से 10. अच्छा, मेरी क्लास का टाइमिंग 9:05 होता है. मुझे याद नहीं है, मैं 9 बजे ही ज्वाइन कर लेता हूँ. इवन 10 मिनट पहले ही, उससे 8:50 पर ही ज्वाइन कर लेता हूँ. अच्छा ठीक है क्लास. ऑलमोस्ट जिन्होंने ज्वाइन करना था वो कर चुके हैं. आपको शालू पूछ रही हैं उसके बारे में, कॉल मनी के बारे में पूछ रही हैं, तो एक बार मैं वो फटाफट बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे. ठीक है सर? ठीक है. हाँ जी निशा. चेक्स के कोई टाइप नहीं होते. यस. लेकिन जो आपने वो भेज रखी है पीडीएफ दिया है उसमें. हाँ लिखे दिया, हुए मेरे को पता था, मुझे पता था कि आप उसे पढ़कर ये कहेंगे. बट जो वहां पर टाइप्स लिखा हुआ है ना, वो टाइप्स कंडीशंस के हैं. वहां पर एक वर्ड मिसिंग है, दैट इज द टाइप्स ऑफ चेक ऑन बेसिस ऑफ कंडीशन. ठीक, तो वहां पर वो चीज मेंशन कर लेना. बाकी वो टाइप्स ऑफ चेक नहीं है, वो कंडीशन है टाइप्स की, चेक की टाइप्स की कंडीशन है. ठीक है. अच्छा सर, एक बात बताओ, जो आप ये पीडीएफ देते हो वो हमारे लिए इनफ है ना? मतलब हमें एक्स्ट्रा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से जो मैं पीडीएफ देता हूँ आपको इनफ है. बाकी लास्ट में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उससे आपको एक बार हिंट हो जाएगा. बाकी अगर आप लाइक करना चाहते हो तो एक बार आप हेल्थ पब्लिकेशन का पढ़ लीजिए, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है तो. अच्छा ठीक है ना. बाकी मेरे हिसाब से तो वो इनफ है. वो और भी मैं मुझे तो भी इनफ ही लग रहा है, मैं ये चाहता हूँ क्योंकि बस फर्स्ट कि टाइम पढ़ा है तो. हाँ, मैं ये चाहता हूँ बस आप ना एक्स्ट्रा तब करें जब आप वो पार्ट फिनिश कर लें. समझ रहे हैं? वही. 10 बुक उठाने से अच्छा है या 10 चीजें पढ़ने से अच्छा है एक चीज पढ़ो, स्पेसिफिकली पढ़ो. ठीक है. यही हमने सोचा, इसीलिए बुक हाँ नहीं उठाई, सिर्फ पीडीएफ देखा हमने ढंग से. ठीक है. चलिए मैं आपको एक बार बता दूं, कॉल मनी तो क्लास एक ना कंडीशन होती है. कंडीशन कैसी है वो? बेसिकली लाइक सपोज एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे पीएनबी है. पीएनबी क्या करे, अपने ही किसी एक अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करे, लोन मांगे. सपोज उसके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है, पीएनबी को लोन की जरूरत है, और उसने किससे मांगा? एसबीआई से जाकर ये मांगा कि मुझे ना लोन दे दो.
अब एसबीआई ने बोला कि आप मुझे कितने टाइम पर ये लोन दे दोगे वापस जो मैं आपको दूंगा। पहले तो एसबीआई ने कहा कि मुझे जरूरत है अराउंड 2 लाख रुपीस की, सपोज उसने कहा मुझे 2 लाख रुपीस की जरूरत है। पीएनबी ने कहा कि चलो मैं ठीक है 2 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन ये तुम्हें ना 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे वापस करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ ये कितने घंटे के लिए दे रहा हूँ, 24 आवर्स के लिए दे रहा हूँ। साथ के साथ एसबीआई ने पीएनबी ने ये बोल दिया, पंजाब नेशनल बैंक ने ये बोला कि आपको जो मैं दूंगा विद इंटरेस्ट के साथ दूंगा। यानी एसबीआई ने ये बोला उसे कि आपको जो पैसा वापस करना होगा उस पर इंटरेस्ट भी देना होगा, 24 घंटे में जो भी इंटरेस्ट लगेगा मैं उतने इंटरेस्ट आपको रिटर्न देने होंगे। तो बोला कि अच्छा ठीक है। तो इस टाइप का जो ये लगता है ना, इस टाइप की मनी को हम कॉल मनी बोलते हैं। कॉल मनी जनरली क्या होती है, कॉल मनी ओनली फॉर 24 आवर्स की ड्यूरेशन के लिए होती है, जब कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन की मांग करे, ठीक है। और इस कंडीशन में वो इंटरेस्ट भी पे करेगा दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। साथ के साथ अगर ये कॉल मनी नहीं रहता, सपोज वो बैंक पे नहीं कर पाता 24 घंटे के अंदर उस अमाउंट को, और वो उसको एक्सटेंड कर देता है, तो उसको एक टाइम दिया जाता है 14 डेज का। अगर 14 डेज भी ओवर कर दिए जाए तब ये पार्ट बन जाता है कॉल मनी, तब ये पार्ट बनता है मनी मार्केट का। समझ रहे हो बात? यानी 24 घंटे तक रहेगा तो कॉल मनी रहेगी, उसके बाद अगर 14 दिन से ऊपर हो जाता है तो ये मनी मार्केट में आ जाता है, यानी इसकी ड्यूरेशन बढ़ के फिर 1 ईयर वाली हो जाती है, ठीक है, 1 ईयर से नीचे वाली। सर ऐसा तो इस कुछ टाइप नहीं के था उसमें, मतलब उसमें आपने सिर्फ इतना बताया था इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता और पेबल ऑन डिमांड होता है। हाँ, ये जो टेबल ऑन डिमांड वर्ड है ना, यही तो 24 घंटे का है। बाकी ये चीज अब मैं बता रहा हूँ आपको कि 24 घंटे के लिए होता है जनरली कॉल मनी। अगर ये कॉल मनी नहीं रखनी, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कॉल मनी का इंक्लूड नहीं करना कॉल मनी को, तो वो एक्चुअल में उसको फिर मनी मार्केट बना लेता है। तो इसलिए मैंने एक्चुअल में वहां पर मनी मार्केट का हिस्सा दिया है ना कॉल मनी को। देखो कॉल मनी ना 2 टाइप से होती है, एक सिंपल कॉल मनी और एक मनी मार्केट के हिसाब से। तो या तो कॉल मनी को कॉल मनी 24 आवर्स के लिए रखो, अगर उसे मनी मार्केट में इंक्लूड करना है तो 14 डेज से अबव कर देते हैं, ठीक, ये कंडीशन होती है। बाकी जितने भी आपके मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उन सबका मेच्योरिटी पीरियड होता है 364 डेज। 364 डेज मतलब 365 डेज पूरे कंप्लीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। यस सर। और इस कंडीशन को एक नाम और दिया जाता है, जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन की मांग करता है, मिबोर बोलते हैं इसको, MIBOR। मिबोर का मतलब होता है मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। सबसे पहले ये मुंबई में स्टार्ट हुआ था, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, मिबोर। इसलिए इसको कॉल मनी का हिस्सा बोला जाता है। मतलब मिबोर और कॉल मनी सेम चीज ही है, ठीक। चलिए क्लास, तो स्टार्ट करते हैं आज आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर बैंक अकाउंट्स एंड देयर टाइप्स, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे क्लर्क, पीओ वगैरह जो भी बनेंगे आप, तो उस कंडीशन में आपको पता होने चाहिए कितने टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स होते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, और उनके काम क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा, बैंक अकाउंट्स क्यों खुलवाते हैं जनरली, बैंक अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, बैंक अकाउंट्स लोगों की नीड को पूरा करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सेविंग्स, फाइन। अगर हम बात करें कि किसी इंसान के पास अर्निंग हो रही है तो वो उस अर्निंग को कुछ सेव भी करेगा हिस्सा, और सेव करने का बेसिक रीजन क्या होता है, क्योंकि वो सेव करके ये चाहता है कि वो किसी एक जगह पर जब उस अमाउंट को फिक्स कर देगा तो उस पर उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। साथ के साथ दूसरा रीजन ये भी हो जाता है कि अगर वो बैंक में अपना कभी भी कोई अकाउंट ओपन कराता है तो उस कंडीशन में उसके पास एक बेनिफिट रहता है कि वो लोन फैसिलिटीज अवेल कर सकता है उस बैंक से जिस बैंक में उसका अकाउंट है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट्स पैसे की सेफ्टी तो करते ही हैं, साथ के साथ पैसे को कन्वीनियंट बनाते हैं। कन्वीनियंट का मतलब कैसे, आज के टाइम पे अगर हम देखें, बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट सब घर में हर किसी मेंबर का होता है, छोटे बच्चों को छोड़कर। जनरली अगर घर में 5 मेंबर है तो 5 में से 3 या 4 का तो डेफिनेटली होता है। तो हम ये कहते हैं कि पैसे की कन्वीनियंस कैसे होती है, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट्स पर हमें क्या प्रोवाइड कराया जाता है, डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, एटीएम कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हम पैसे को बैंक में ना जाकर अपना कहीं से भी एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं, तो वो कन्वीनियंट मेथड हो गया। सिंपल था। आज के टाइम पर अगर आप देखें तो नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सब आपके क्या है, ट्रांसफर सिस्टम भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिससे कि हम पैसे को वहां पर डिपॉजिट ना करके, वहां से निकाल ना करके, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिजिटली पे कर सकते हैं, डिजिटली हम किसी को सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो एक प्रोसेस चलती हुई आ रही है बैंक अकाउंट्स की, ये हमारा क्या कर रही है, पैसे को कन्वीनियंट बना रही है, साथ के साथ सेफ्टी मेजर्स भी, ठीक है।
हर कोई बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए एलिजिबल होता है, लेकिन उसके लिए कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती ही है, ठीक है। बैंक अकाउंट्स में अगर मैं बात करता हूं तो कस्टमर्स जनरली क्या करते हैं, अपने ना डिपॉजिट्स दो टाइप से करते हैं। इट मींस हम एक कस्टमर है, ठीक है, हमने बैंक अकाउंट खुलवाया तो हम अपने बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट जो है वो दो टाइप से करते हैं। एक डिपॉजिट होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जनरली हम बैंक में जब किसी भी पैसे को जमा करने जाते हैं ना, तो हमारा मीन ये होता है कि हम उसको पैसे को दे रहे हैं डिमांड डिपॉजिट में, और उसको ना किसी भी टाइम पर हम निकाल सके। डिमांड का मतलब होता है मांग। इट मींस हम बैंक के पास पैसा अपना दे तो रहे हैं, लेकिन बैंक को ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे इस पैसे की कभी जरूरत पड़ती है तो मैं उस पैसे को कभी भी निकाल सकूं, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि सुनते चलो। तो जैसे ही पैसे की मांग की जाएगी तो इस टाइप के जो बैंक अकाउंट्स खुलते हैं उनको हम एक्चुअल में बोलते हैं डिमांड अकाउंट्स, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स कौन से होते हैं, जनरली वो अकाउंट जिनमें हम पैसे को कभी भी निकाल सके और कभी भी जमा कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सेविंग अकाउंट का नाम सुना होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने करंट अकाउंट का नाम सुना होगा। तो दीज टू टाइप ऑफ अकाउंट जो कि हमारे किस में आते हैं, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स में आते हैं, जिसमें हम पैसा कभी भी निकाल सके और कभी भी डाल सके, ठीक है। साथ के साथ दूसरे टाइप ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं वो होते हैं हमारे टाइम और टर्म डिपॉजिट। टाइम और टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, टाइम एंड टर्म, नाम से पता चल रहा है, टाइम बोलो या फिर टर्म डिपॉजिट बोलो, इट मींस हम किसी अपने पैसे को एक पर्टिकुलर टाइम लिए फिक्स कर रहे हैं। इस टाइप ऑफ डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, टाइम एंड टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। टाइम एंड टर्म डिपॉजिट में एक्चुअल में जो आते हैं वो कौन से आते हैं, आपने शायद सुना भी होगा, जिसमें हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी कराते हैं लोग। एफडी का मतलब क्या होता है, एफडी का मतलब जनरली लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। इट मींस अगर सपोज करो किसी बच्चे के लिए एफडी करा रहे हैं, एफडी कराने का मतलब उन्होंने 5 लाख रुपीज लिए, एक बार में दे दिए बैंक को, और बैंक को दिया कि 15 साल के लिए, 16 साल के लिए, या जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक के लिए हम कंप्लीट कर, मतलब तब तक के लिए हम आपके पास सेव कर रहे हैं। आप उसे बीच में ब्रेक करा सकते हो, लेकिन एक्चुअल में उसके लिए कुछ पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं। जबकि अगर आप उसे नहीं ब्रेक करा तो बैंक एट लास्ट उस पे जितना भी इंटरेस्ट बनता है थ्रू आउट द ईयर वो आपको फिक्स करके पूरा देता है, ठीक है। आपने 5 लाख दिया, लेकिन आपको इंटरेस्ट के साथ वो बाकायदा मे बी रिटर्न कितना हो सकता है, क्योंकि इन चीजों पर, टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। और हर बैंक का इंटरेस्ट रेट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू, कि जैसे प्राइवेट अपने बैंक है तो उनपे अलग इंटरेस्ट रेट होता है एफडीआरडीज का, गवर्नमेंट बैंक जो है उनका अलग इंटरेस्ट रेट होता है। तो इस तरीके से उनको जो अमाउंट रिटर्न करना होगा आपको उसका टर्म मेच्योर होने के बाद वो आप हमेशा एक्स्ट्रा होगा। मे बी 5 का आपको कितना मिल जाएगा, 5.5 लाख, 5.5 लाख या 6 लाख में भी, एक पूरा टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करने पर। सेम एज दूसरे टाइप ऑफ टर्म डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो वो होती है आपकी आरडीज। आरडीज जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, जनरली वो टाइप ऑफ अकाउंट, ये सिर्फ मैं एक आपको हिंट बता रहा हूँ, अभी हम सारे एक एक करके चलेंगे इनके बारे में। रिकरिंग अकाउंट एक तरीके का टर्म डिपॉजिट ही है, बस इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ना देकर ना, मतलब एक डायरेक्ट फिक्स्ड अमाउंट का, जैसे एफडी में तो 5 लाख रुपए आपको दे दिए, आपने दे दिया बैंक को, लेकिन इसमें क्या करोगे आप 5 लाख देने हैं, लेकिन आप उनको ना इंस्टॉलमेंट्स बांट लोगे कि मैं इस मंथ में इतनी इंस्टॉलमेंट्स पे करूंगा, उस हिसाब से मैं इसको पे करूंगा टोटल इतने टाइम में। तो इस टाइप ऑफ अकाउंट को हम बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब टूट टूट कर, टूटना मतलब क्या होगा, इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पर। तो इस टाइप के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक। तो होता क्या है, डिपॉजिट जनरली दो टाइप्स के हैं, टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट बोलो, दूसरा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दो टाइप के अकाउंट आते हैं, सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जबकि आपके टर्म डिपॉजिट में टू टाइप ऑफ अकाउंट आते हैं जिनको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। फिक्स्ड अकाउंट और आपके फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। क्लियर हुई क्लास, ये बात, क्लास क्लियर हुआ आपको, ये थोड़ा बहुत समझ आया, अभी आपको आगे और समझ आएगा, डोंट वरी।
आपने शायद ये भी बात सुन रखी होगी क्लास की हमारे ना बैंक जब भी खुलते हैं या आप ओपन कराने जाते हो तो आपको ना कुछ मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, इनिशियल मनी देना होता है, जिस मनी के थ्रू वो ये कहते हैं कि आपका इनिशियल अकाउंट ओपन करने के लिए ये मनी फिक्स्ड रहेगी जिसको आप कभी निकाल नहीं सकते। लेकिन कुछ अकाउंट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे आप में से शायद पता होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू अकाउंट खोले गए थे, याद है आपको? प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू जो अकाउंट खोले गए थे ना, उनमें एक अमाउंट फिक्स्ड कर दिया गया था 1 लाख का अमाउंट, अगर आपको याद हो तो इस टाइप के अकाउंट्स भी क्या होते हैं, बैंक्स में खोले जाते हैं, लेकिन वो स्कीम्स के थ्रू होते हैं। अब उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है वो सब मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर सिंपली ये बैंक अकाउंट्स के उनके टाइप्स लिखे हैं, कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी है। जैसे इन इंडियन बैंकिंग there are different types of bank accounts for customers. Mainly bank accounts are useful for the people to deposit and save their money, obvious hai. For depositing money in a bank account, the bank will pay interest to their customers. Here we can see the following types of bank accounts in India. फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या फिर आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट बोलो, उसके बाद करंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट अकाउंट बोलो। सेविंग अकाउंट भी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होता है दूसरे टाइप का। उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अनदर आते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ डीमैट अकाउंट, ये क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। एंड द लास्ट वन इज एनआरआई अकाउंट, फाइन, एनआरआई नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया एनआरआई अकाउंट, ये भी क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। बाकी कुछ अनदर टाइप्स ऑफ अकाउंट भी हैं, लाइक अगर आपने सुना होगा उनका नाम तो वोस्त्रो अकाउंट, एक वर्ड है वोस्त्रो अकाउंट, VOSTRO, सुना है क्या वोस्त्रो अकाउंट? नो, ऐसे ही वोस्त्रो है, कोई बात नहीं मैं बताऊंगा, ठीक है? वोस्त्रो अकाउंट होता है, नोस्त्रो होता है, NOSTRO, नोस्त्रो अकाउंट, एंड द लोरो अकाउंट, LORO, लोरो अकाउंट, ठीक है? तो इस टाइप ऑफ अकाउंट के क्या होते हैं ये सब भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को कवर करने के बाद आपकी ये इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये टॉपिक, ठीक है? मेंस में तो रहते हैं, इंटरव्यूज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जब आप कारोबार संभालोगे इस चीज का तो आपसे पूछे जाते हैं, तो आप कस्टमर्स के साथ जब डील करोगे तो उन्हें अकाउंट में क्या होता है तो अभी से ही आप जानकर चलिएगा, ठीक है? तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट की। ये जो आपका स्टार्टिंग में लिखा हुआ है डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। लिखा हुआ है इन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स इन इंडिया, सेविंग एंड दी करंट अकाउंट्स आर नॉन एज डिमांड डिपॉजिट, जिसमें हम डिमांड कर सके बैंक से कभी भी अपने पैसे को लेकर, निकालने के लिए भी और जमा करने के लिए भी, बिकॉज वी कैन विड्रॉ आर मनी एट द टाइम फ्रॉम दूज अकाउंट एनी टाइम, ठीक है? टर्म डिपॉजिट में द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स एंड द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स on as term deposit because we cannot take our money before the stipulated time period। जो मैंने आपको बताया कि FD/RDs में आप stipulated time से पहले निकाल सकते हो, लेकिन एक तरीके से आप बाउंड होते हो कि आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ जाती है, या फिर आपको वो इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता जिस इंटरेस्ट रेट पर आपने अपने FD/RDs कराए हुए होते हैं। तो इसलिए टर्म डिपॉजिट में आप बाउंड हो जाते हो अपनी मनी को दोबारा से मतलब किसी भी टाइम पर विड्रॉ ना कर पाओ, ठीक है? तो देखिए होता क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट की बात करते हैं हम, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट तो सबसे कॉमन अकाउंट है जितना कि आप सब जानते हो। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, सेविंग अकाउंट में कोई भी एक इंडिविजुअल अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है, उसमें अपने सारे डिपॉजिट डाल सकता है, साथ के साथ वो किसी को अपने बैंक अकाउंट में एज अ जॉइंट मेंबर भी बना सकता है। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा कि मॉम एंड डैड का ज्यादातर जॉइंट अकाउंट एक घर में होता ही है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर मॉम अवेलेबल नहीं है तो आप पापा को कहकर, या पापा अवेलेबल नहीं है तो मॉम को कहकर आप क्या कर सको, पैसा निकलवा सको। तो इस टाइप ऑफ अकाउंट में ये सुविधा रहती है कि जॉइंट पर्सन भी हो सकता है, साथ के साथ आप इजीली पैसा निकाल सकते हो। इसमें जो इंटरेस्ट रेट बैंक के हमेशा रहते हैं सेविंग अकाउंट में, वो आपके लाए करते हैं 4 to 6%। जनरल केस बता रहा हूँ, 4 to 6% का जनरली इनमें क्या रहता है, इंटरेस्ट रेट रहता है। साथ के साथ बैंक का काम होता है, पासबुक तो आपको प्रोवाइड कराएगा ही, ATM कार्ड प्रोवाइड कराएगा, साथ के साथ चेक बुक्स भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है? इसमें कोई लिमिट नहीं होती मनी डिपॉजिट की, बट इसमें लिमिट्स होती हैं आपकी विड्रॉल की। विड्रॉल की लिमिट्स कैसे होती हैं, आपने ये तो देखा होगा कि आप बैंक से जाकर पैसा
एक बार में कितना भी निकाल लो, लेकिन लाइक आपको अगर एटीएम से ट्रांजेक्शन्स करने के लिए बोले जाते हैं तो शायद आपको पता होगा कि महीने में, मंथ में आप 4 टाइम्स ट्रांजेक्शन, 4 to 5 टाइम ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसके बाद आपके पेनल्टीज या चार्जेस कटने लगते हैं एक्स्ट्रा, ये आपको पता होगा। तो जनरली सेविंग अकाउंट में क्या होता है, विड्रॉल की लिमिट नहीं होती और आपकी विड्रॉल की लिमिट होती है, जबकि आपकी मनी डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक, सेविंग अकाउंट्स में 2 टाइप के अकाउंट्स आते हैं जनरली। 2 टाइप के अकाउंट्स कौन से आते हैं सेविंग अकाउंट में? एक होता है आपका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसको बोलते हैं BSBDA, एंड दूसरे टाइप ऑफ अकाउंट जो होते हैं वो होते हैं बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट स्मॉल स्कीम, BSBDS। अब ये दोनों है क्या? ये दोनों नाम में तो आपको दिख ही रहा है कि सेविंग्स वर्ड दोनों बैंक में अकाउंट्स में आ रहा है, लेकिन दोनों में चेंज है थोड़ा सा। वो क्या चेंज है? एक्चुअल में जो फर्स्ट वन है ना, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBDA को हम नो फ्रिल अकाउंट बोलते हैं। नो फ्रिल अकाउंट का मतलब क्या होता है क्लास? जो मैं अभी वर्ड यूज कर रहा था ना कि आपको जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो सेविंग अकाउंट, तो आपको कुछ मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, इनिशियल मनी जो होती है कि आपको इतने पे बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे हम। जैसे कि कुछ बैंक्स में आपके 500 रुपए लेते हैं, कुछ बैंक्स में 10,000 रुपए का चार्ज करते हैं, लाइक प्राइवेट बैंक्स की अगर मैं बात करूं। कुछ आपके गवर्नमेंट बैंक लाइक PNB वगैरह आपके 1000 रुपीज चार्ज करते हैं जब आप इनिशियली बैंक अकाउंट फर्स्ट टाइम खुलवाते हैं। तो एक्चुअल में बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें आपको कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं देना पड़ता, इसीलिए हम इनको नो फ्रिल अकाउंट बोलते हैं। नो फ्रिल्स का मतलब है कोई भी स्टार्टिंग चार्ज नहीं देना पड़ता। चार्ज नहीं बोलूंगा मैं उसे मैं बोलूंगा कि एक एडिशनल डिपॉजिट है जो कि आपके पास रहेगा, लेकिन बैंक उसको अपने पास नहीं रखेगा। और दूसरी बात, आप उसको निकाल नहीं सकते, उतना अमाउंट आपको हमेशा के लिए रखना ही पड़ेगा। तो इस टाइप ऑफ अकाउंट में कोई भी ऐसे पैसे की जरूरत नहीं होती, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नो फ्रिल अकाउंट बोलते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस इन द BSBDA। साथ के साथ इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मिनिमम बैलेंस का मतलब, जनरली लोग जो है ना, मिनिमम बैलेंस ये आपका स्टार्टिंग वाला ही जो है, ये मिनिमम बैलेंस ही होता है। इट मींस कुछ अकाउंट्स में तो आपको ये बोल देते हैं कि 1000 रुपीज सपोज आपने इनिशियल करवाए थे, वो तो रहेगा ही, साथ के साथ आपसे बोला जाएगा कि आपके ना हमेशा 20 से 30 या 50,000 हमेशा रहने ही चाहिए, अगर ये नहीं रहेंगे तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये कहते हैं कि इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मेंटेन करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, साथ के साथ दी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अप टू 5000। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है क्लास? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, सपोज आपने एक सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है, SBI में आपका अकाउंट था और आपकी ना उसमें आप हर महीने ऐड करते हो 15,000 10,000 ऐड करते हो। ठीक है, अब बैंक ना ये आपकी कंटिन्यूएशन में देख रहा है आपके ट्रांजेक्शन्स कि आप 10,000 ऐड कर रहे हो, 5,000 निकाल रहे हो, मतलब उसको हर चीज आपकी पता है। बैंक अकाउंट जिससे बैंक में, उसको हर चीज तो पता ही होगी आपकी। तो बैंक क्या करता है, सपोज कभी आपका पैसा ना रहा, आपके पास बैंक अकाउंट में 0 रुपीज हो गया, अब आपने क्या करा, आप बैंक के पास गए, बैंक से आपने कहा कि मुझे ना पैसे चाहिए। बैंक ने कहा कि हम आपको पैसे तो दे देंगे, लेकिन हम आपको पैसा देंगे आपके ट्रांजैक्शंस पीछे वाले देखकर कि आपने कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट्स में डाला है और कितना निकाला है। उस हिसाब से हम ये देखेंगे कि क्या हम आपको जो पैसा देंगे वो आप हमें पे कर भी पाओगे या नहीं। तो उस कंडीशन में अगर बैंक हमारे ट्रांजैक्शंस पाता है खूब अच्छी तरीके से, ठीक ठाक, मतलब 10,000 निकाल रहे हैं, 2,000 मतलब इस तरीके से, मतलब बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है हमारा अकाउंट, तो हमें बैंक क्या कर सकता है, अप टू 5,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब, जब आपके पास पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में, तब बैंक आपको अपनी तरफ से पैसा देगा, लेकिन इंटरेस्ट भी लगाएगा उस पर, और आपको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी बैंक इंटरेस्ट जो भी उस टाइम पर चल रहा होगा। तो इस टाइप ऑफ फैसिलिटी को हम क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। समझ में आई क्लास बात? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या होती है। ठीक है, ओके। सो ओवरड्राफ्ट के बाद आपका इस बैंक अकाउंट में भी ATM कार्ड तो आपको प्रोवाइड कराया जाता है, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, whatever। उसके साथ अ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज अवेलेबल। अ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब कि ट्रांजेक्शंस की लिमिट है, ए लिमिटेड नंबर, अदरवाइज इट विल बी चार्जेबल फॉर एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि जितने ट्रांजेक्शन होंगे उस पर फिर एक्स्ट्रा चार्ज किया ही जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट पर, दैट इज योर बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स अकाउंट्स, स्मॉल स्कीम। अब ये वाला जो वर्ड आ गया ना स्मॉल स्कीम, ये वर्ड आपका रिलेट करता है उस अकाउंट से जो मैंने अभी नाम भी लिया था स्टार्टिंग में, प्रधानमंत्री जनधन योजना। जब कोई एक अकाउंट, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का काम बेसिकली क्या था, उन्होंने ये बोला ना कि हमने लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करना है फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी है या बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो बैंकिंग सिस्टम से अवेयर ही नहीं है, उनको बैंकिंग सिस्टम में लेकर आना, उनके अकाउंट्स ओपन कराने। तो इस टाइप ऑफ अकाउंट्स को हम किसमें जोड़ते हैं, BSBDS में बोलते हैं। जब किसी स्कीम के थ्रू, कोई गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू बैंक ओपन करवाने पर जोर दिया जाता है और उस स्कीम में वो बैंक ओपन किए जाए, तो उस टाइप ऑफ अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं, BSBDS बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में बोला गया था। देखिए इन अकाउंट्स में अगर हम बात करें, जनरली जितने भी स्कीम वाले अकाउंट्स होते हैं ना, उनमें जो क्रेडिट का जो अमाउंट होता है वो क्रेडिट बेसिकली 1 लाख से ऊपर नहीं क्रॉस करना चाहिए, 1 लाख तक का ही होता है। साथ के साथ अकाउंट बैलेंस लिमिट जो होती है वो 50,000 एट ऑल द टाइम होती है। मतलब देखो 1,000 रुपीज से एक्सीड ना करें। साथ के साथ बैलेंस जो उसमें रहना चाहिए हमेशा वो कितना रहना चाहिए, 50,000 हर टाइम रहना चाहिए। विड्रॉल और ट्रांसफर की जो लिमिट है वो कितना होनी चाहिए, 10,000 रुपीज इन मंथ होनी चाहिए। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने 10,000 निकलवाए हैं, सो हमारे पास ऑब्वियस है 90,000 बचे होंगे, तो मैं अगले महीने उसमें एक्स्ट्रा कर दूं फिर मैं निकाल सकूंगा। मतलब मैं कभी भी 50 से बिलो तो ला नहीं सकता उस अमाउंट को। साथ के साथ मुझे उसमें से विड्रॉल और ट्रांसफर की जो लिमिट है वो कितनी रखनी पड़ेगी, हमेशा 10,000 रखनी पड़ेगी हर मंथ। आप एक महीने में 30 से 40,000 रुपए नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक महीने में। ये एक्चुअल में हर बैंक की अपनी फिक्स रहती है। अलग अलग बैंक्स में अलग अलग टाइप भी होते हैं, लेकिन जनरल ये जो लिमिट है ना, ये जनरल हर किसी की ऐसी ही है। मतलब स्मॉल स्कीम में 1 लाख अमाउंट जो है एक्सीड नहीं करता, 1 लाख तक का ही रहता है। ठीक है क्लास, सो ये आपका अकाउंट कहलाता है BSBDS। समझ आ गई बात। प्रधानमंत्री जनधन योजना का इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हो। इस टाइप ऑफ स्कीम में कुछ ऐसे अकाउंट्स में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, लाइक आपने समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आपने शायद सुनी होगी, सुनिए क्लास किसके ने, सुकन्या समृद्धि योजना। हाँ, उसमें क्या था आपको याद है? क्या था उसमें? वो तो मतलब 10 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं या फिर गर्ल्स हैं, उनके लिए वो अकाउंट ओपन किया जाता है। इट इज एज ए सेविंग अकाउंट, जिसमें कि हम एक अमाउंट जमा करते हैं और गवर्नमेंट भी कुछ अपनी तरफ से उसमें हर महीने या ऐसे कुछ मतलब ऐड करती है अमाउंट। मतलब आप अवेयर हो लेकिन बहुत हद तक अवेयर नहीं हो। ठीक है, नहीं अजय, 18 एज तक के लिए नहीं है, बिलो 10 इयर्स के लिए है, बिलो 10 इयर्स के लिए है। और जब वो शादी की कंप्लीट कर लेगी, मतलब शादी का टाइम आएगा उसका, वो जब भी हो, तो उस टाइम पर उसको ना उस पैसे को दिया जाएगा जो गवर्नमेंट भी देगी। साथ के साथ जितना आप डिपॉजिट करोगे वो तो मिलेगा ही। सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा जब गवर्नमेंट स्कीम्स कराऊंगा ना, तब मैं आपको ये कराऊंगा सारी स्कीम्स। ठीक है, जो भी बैंक से और SSC से रेलेवेंट है। ठीक है, यस। तो इस टाइप ऑफ स्कीम्स भी क्या होती है, कभी कभी आपकी बेसिक BSBDS में रखी जाती है। ठीक, तो दिस इज योर सेविंग अकाउंट्स के 2 टाइप। अब आते हैं उसके बाद द अनदर टाइप ऑफ अकाउंट, दैट इज योर करंट अकाउंट। अब करंट का मतलब क्या होता है क्लास, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें है, बस सुनते चलो आपको याद होता चला जाएगा ये खुद ही। ठीक है, करंट अकाउंट्स आपके वो अकाउंट्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है, जो चालू खाता, चालू का खाता मतलब अब है, अब अगले टाइम पर बंद है, अगले टाइम पर क्या पता ना ही चले, इस तरीके का करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट्स में होता क्या है कि मनी जो डिपॉजिट है ना, वो आपके एक्चुअल में बहुत टाइम तक आप कर सकते हो, मतलब मनी डिपॉजिट मैनी टाइम्स रहेगा। साथ के साथ आपका जो विड्रॉल है वो भी क्या रहता है, मल्टीपल टाइम्स रहता है। इट मींस आपने इस टाइप ऑफ अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये टाइप ऑफ अकाउंट ज्यादातर वो लोग ओपन कराते हैं जो ट्रेडर्स हैं या जो लोग कंपनी चला रहे हैं बेसिकली बड़ी बड़ी। तो जनरली इस टाइप ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर में ना आपकी क्या होते हैं, करंट अकाउंट की नीड होती है, क्योंकि अगर उनकी लिमिट्स को बाउंड कर दिया जाएगा ना तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है।
ऑब्वियस है कि किसी भी कंपनी को ट्रांजेक्शन्स अपने बहुत सारे करने पड़ते हैं, कभी इस काम के लिए, कभी किसी दूसरे काम के लिए। तो एक्चुअल में बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने कभी भी सेविंग अकाउंट्स तो सबके रहते ही हैं, एक पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट अपना पर्सनल अकाउंट हो गया, लेकिन कंपनी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो वो अपने कंपनी के लिए क्या करें, करंट अकाउंट्स ओपन करा के चलते हैं, जिससे कि वो अपने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स को किसी भी टाइम पर कर सके, कोई भी उनपे बाउंडेशन ना हो। ठीक, तो इस टाइप ऑफ अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट बोलते हैं। करंट अकाउंट विल नॉट फेच इंटरेस्ट फॉर द कस्टमर्स। करंट अकाउंट में अगर हम बात करें तो कस्टमर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, कंपनी के अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है, उस कंपनी को जाएगा इंटरेस्ट जो भी जाएगा। ठीक है, साथ के साथ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल होती है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कैसे अवेलेबल होती है, यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है कि 5,000 तक की मिलेगी, यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितने बड़े लेवल पर काम कर रही है, क्योंकि हर एक कंपनी का अपना एक लेवल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेजिडेंट एसोसिएशन की बात करूं तो वो अलग लेवल पे काम करते हैं, कुछ लिमिटेड कंपनीज है वो अलग काम पे काम करती है, कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी इनमें आते हैं, करंट अकाउंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी खुलवाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खुलवाते हैं। तो हर किसी का अपना एक सेक्टर होता है, उस सेक्टर को देखकर कि वो कितना अपग्रेडेड लेवल पर है तो उतनी ही कंडीशन पर उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। मतलब देयर इज अ काइंड ऑफ वे ऑफ कन्वर्सेशन, बीच में एक बातचीत होती है लोगों की और उससे जिस बैंक में वो करंट अकाउंट है, तब जाकर वो बातचीत के हिसाब से वो करा जाता है कि आपको हम कितना पैसा ओवरड्राफ्ट का अवेलेबल करा सकते हैं, देखकर पिछले ट्रांजेक्शन तो पिछले देखे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। साथ के साथ चार्ज इज एप्लीकेबल फॉर नॉट मेंटेनिंग अ मिनिमम बैलेंस। दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर यहाँ पर मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं किया जाता तो उस बंदे को या उस कंपनी को चार्ज देने पड़ते हैं, या फिर से आप कहोगे कि पेनल्टीज पे करनी पड़ती है कि आपने इतना बैलेंस जो है वो मिनिमम मेंटेन क्यों नहीं किया है। ठीक है, साथ के साथ इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल। क्लियर? तो करंट अकाउंट बहुत सिंपल सा था। करंट अकाउंट में दूसरे टाइप ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, दो टाइप ऑफ अकाउंट जो है आपके, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी। तो सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हैं। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट, कैश डिपॉजिटेड इन द एफडी अकाउंट शुड रिमेन विद इन द अकाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड। मैं ही बता चुका हूं कि एफडी में आपका अमाउंट एक निश्चित टाइम के लिए क्या होता है, फिक्स्ड हो जाता है। दिस इज नॉट ट्रांसफरेबल। If the account holder wants to withdraw money before the expiry of the fixed period, he can withdraw the same after paying the penalty to the bank. वो बैंक से अगर चाहता है कि टाइम से पहले उसको विड्रॉ कर ले तो एक्चुअल में उसको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पेनल्टी कैसे होगी, पेनल्टी एक्चुअल में ना उस बैंक अकाउंट की एफडी का अमाउंट का कुछ परसेंट, साथ के साथ इंटरेस्ट रेट का कुछ अमाउंट सेट करके उसको पेनल्टी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। मतलब ये मैं फिक्स नहीं बोलूंगा किसी भी चीज के लिए, क्योंकि एफडी में भी और आरडीज में भी हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अपना डिफरेंट होता है और अमाउंट के हिसाब से भी कुछ परसेंटेज रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से पेनल्टी डिडक्ट की जाती है। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियस है, अगर वो टाइम लॉन्ग पीरियड के लिए एफडी कराई जाती है ना, तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराया जाता है। और इट इज ऑल्सो नॉन द टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम लायबिलिटी ऑफ बैंक बोलते हैं। क्लास आपको याद होगा, मैंने आपको ना ये चीज शायद ना एफडी, आरडीज और करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की एक एनडीटीएल भी बताया था, मैंने, आपको याद है? मैंने एक एनडीटीएल डिस्कस किया था, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ये वही रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपको समझ आएगा और भी जब हम बैंक अकाउंट्स करेंगे, और सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट जब आप जान लोगे, एफडी आरडी जान लो। देखिएगा, उसके बाद अगर हम एफडीज की बात करें तो एफडी का जो डिपॉजिट है ना, टाइम डिपॉजिट है, वो 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए जनरली होता है। ठीक है, अब बहुत सी जगहों पर बहुत से बैंक अकाउंट्स ने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा भी दी है, लेकिन जनरल इसका जो टाइम रहता है वो 7 दिन का रहता है, और 7 दिन से 10 साल तक। ठीक, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स वेरीज करता है बैंक टू बैंक, एंड रेट इंटरेस्ट भी वेरी करता है बैंक टू, वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, साथ के साथ आते हैं अब द नेक्स्ट वन इज योर आरडीज। आरडी की अगर हम बात करें, देखिए अब तो आरडी में हमारे नाम से ही बता रखा है मैंने, रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट में ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट है तो उस पे जो पेनल्टी लगेगी, जो हमने अमाउंट
फिक्स किया है उसमें से भी कटेगा और इंटरेस्ट तो मिलेगा ही नहीं तुम्हें, ऐसा कुछ है? नहीं 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 निशा, होगा क्या कि जो एफडी है ना, सपोज आपकी 5 लाख की एफडी है, तो 5 लाख में से कुछ परसेंट, सपोज करो 2%, प्लस जो इंटरेस्ट रेट था, प्लस इंटरेस्ट रेट वो तो ऐड उसी में हो जाएगा क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं, साथ के साथ परसेंटेज कुछ काटा जाएगा पेनल्टी के रूप में उस अमाउंट में से भी जो आपने फिक्स्ड किया है। ठीक, पता है होता क्या है एक्चुअल में निशा, हमारी एफडीज का इस्तेमाल ना, जो बैंक एफडीज करके रखते हैं, उस एफडी का इस्तेमाल बैंक दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ एज अ लोन करते हैं। तो आपको बैंक, अब आपने बैंक को तो पैसा दे दिया है, लेकिन बैंक ने वो पैसा कहीं और दे रखा है। अब सपोज करो आपको नीड आ गई, अब बैंक को मैनेज करना पड़ेगा, बैंक को वो मैनेज करना पड़ेगा जब पैसा, तो बैंक क्या करेगा, किसी दूसरे से भी हायर इंटरेस्ट रेट पर लेकर आपको पैसा रिटर्न करेगा, क्योंकि अभी उसके पास वो पैसा नहीं है। जब बैंक किसी और से पैसा लेगा तो बैंक वही पैसा आपसे बदले में डिडक्ट भी कर लेगा कि एक्चुअल में उसने वो पैसा लिया है, लेकिन आपके ऊपर पेनल्टीज क्यों लगाएगा, क्योंकि आपने टाइम बाउंड करके कहा था कि आपको ये पैसा 5 साल बाद चाहिए, लेकिन आप ले कितने में रहे हो, 2 साल या 3 साल बाद ले रहे हो, तो वो आपको वहां पर पेनल्टी देना इसलिए बाध्य कर देता है, इसलिए मजबूर कर देता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट प्लस में आपका कुछ अमाउंट का चार्ज। ठीक, तो होता क्या है, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट में, आरडीज में, अंडर दिस अकाउंट अ स्पेसिफिक अमाउंट इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सच एज 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24, 36 और 60 मंथ्स। जनरली होता क्या है, आरडीज ना आपकी 6 मंथ से लेकर 120 मंथ तक के लिए होती है। इनका जो टाइम होता है वो 6 मंथ से लेकर 120 मंथ तक का होता है, इससे ऊपर नहीं होती आरडीज। और साथ के साथ इनका अपलिस्ट कर दिया जाता है कि आप एवरी मंथ पे करना चाहो, क्वार्टरली पे करना चाहो, किस तरीके से करना चाहते हो। ठीक है, तो उस तरीके से आप अपना अमाउंट बैलेंस मेंटेन करते हो कि आप एक महीने में आप 10,000 दोगे या 2,000 दोगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, साथ के साथ the amount cannot be withdrawn before the expiry of the given period except under the exceptional conditions। किसी भी कंडीशन में आपका अमाउंट रिकवर हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शंस होने चाहिए, मतलब कुछ ऐसी अर्जेंसी होनी चाहिए कि आपको नीड आ गई है पैसे की, तो ये आपको क्या करेगा, बैंक पैसा दे पाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट डिपॉजिट इज आल्सो क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द डिपॉजिटर। सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट अकाउंट जिसका है उसी के अकाउंट में जाएगा। साथ के साथ लाइक टाइम डिपॉजिट अकाउंट, इंटरेस्ट पेड ऑन द अकाउंट इज हायर देन द अदर अकाउंट। आपकी एफडीज में ना जितना इंटरेस्ट रेट होता है उतना आरडीज में नहीं होता, जबकि आपके आरडीज में कम ही रहता है। मतलब ये मान लो जितने टाइप ऑफ अकाउंट्स है ना, उन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट एफडी का ही रहता है, फिक्स्ड डिपॉजिट का ही रहता है। ठीक है, मिनिमम पीरियोडिक मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट रेट्स ₹10। हमारी जनरली आरडीज आप 10 रुपए से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो। आप 10 रुपए का अमाउंट हर महीने देना चाहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जितने टाइम के लिए आप चाह रहे हो 120 मंथ्स के लिए, तो आपको मिल जाएगा फिर विद इंटरेस्ट। ठीक है, वी कांट अल्टर द इंस्टॉलमेंट्स वंस फिक्स्ड। अब जनरली अगर आपने फिक्स किया है कि मैं एक महीने में 10 रुपए दूंगा, ये बहुत कम अमाउंट है 10 रुपए, लेकिन जनरली 10 तो मिनिमम बता रहा हूं मैं कि 10 रुपए से आपकी आरडी शुरू हो जाती है। जबकि आप स्टार्ट करना चाहो, आपने स्टार्ट किया सपोज 10,000 से पर मंथ, तो अगर आपने 10,000 फिक्स कर दिया तो मंथली वो 10,000 देना ही है। वी कैन नॉट अल्टर दैट इंस्टॉलमेंट। ये नहीं कि आप 6,000 कर महीने में, दूसरे महीने आपने एक्स्ट्रा करके दे दिया, इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, interest rate approved by the bank was compounded every year, every quarter। जनरली जो होता है हमारा इंटरेस्ट इतना हर क्वार्टरली बैंक बढ़ाता है। ठीक है, तो एफडीज पे भी आरडीज पर भी क्वार्टरली इंटरेस्ट बढ़ता है। साथ के साथ टीडीएस विल बी अवेलेबल, टैक्स डिडक्टेड। टीडीएस के अवेलेबल का मतलब क्लास आपको पता होगा टीडीएस क्या होता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब होता है लाइक व्हेन यू आर अर्निंग फ्रॉम अ कंपनी, तो आपको कंपनी में अपनी सैलरी का कुछ टीडीएस पार्ट देना होता है, जो टीडीएस आपको रिटर्न भी मिलता है जब आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। जनरली टीडीएस में आपकी उस सैलरी का सपोज करो 2%, 3% डिडक्ट हुआ है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद विड्रॉ करा सकते हो इनकम आईटीआर फिल करके, जो कि आपका फॉर्म 16 एक काइंड ऑफ जनरेट होता है, जिसके थ्रू आपको पैसा मिलता है। तो इसमें भी टीडीएस सिस्टम जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, टीडीएस अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर टीडीएस आपका कटेगा, वो आपको मंथली फिर मंथली कह रहा हूँ ईयरली मिल जाता है। ठीक है, टीडीएस इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक, तो ये है आपका आरडी। क्लियर हुआ क्लास?
बहुत इनफ है क्लास ये, मतलब इससे ज्यादा इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। चलिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं अब डीमैट अकाउंट्स की। डीमैट अकाउंट्स क्या होते हैं क्लास? डीमैट अकाउंट्स ना एक्चुअल में वर्ड इज डीमैट। डीमैट का मतलब होता है डीमेट्रलाइज्ड। डीमेट्रलाइज्ड का मतलब एक्चुअल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मनी के फॉर्म में ना आकर पेपर्स की फॉर्म में आती हैं, पैसे की फॉर्म में ना आकर पेपर्स की फॉर्म में आती हैं, उनके लिए आपके क्या ओपन होते हैं, दैट इज योर डीमैट अकाउंट्स। डीमैट अकाउंट्स कोई भी ओपन करा सकता है, बट एक्चुअल में डीमैट अकाउंट ज्यादातर ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए होते हैं, जैसे कि शेयर्स मार्केटिंग में जो लोग इन्वॉल्व है वो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा के रखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में उनका पैसा शेयर का जो है वो पेपर्स की फॉर्म में आता है और वो शेयर्स उस अकाउंट में डिपॉजिट किए जाते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो डीमैट अकाउंट खुलवा कोई भी सकता है, लेकिन खुलेगा उसका ही जो अपने रिकॉर्ड्स देगा कि हाँ मैं शेयर्स में इंक्लूड हूँ, मेरा शेयर मार्केटिंग में काम है, उसके लिए प्रेफरेंशियल रहता है ज्यादा इस टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट वेयर एक्चुअल मनी इज रिप्लेस्ड बाय शेयर, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि जहां पर एक एक्चुअल मनी को रिप्लेस किया जा रहा है किसके थ्रू? शेयर्स के थ्रू। वहां पर मनी डिपॉजिट होती है, यहाँ पर शेयर डिपॉजिट होंगे और शेयर से निकाले जाएंगे। Just as a bank account is required if we want to save money or to make check payments, we need to open a demat account in order to buy or sell shares, ठीक है। जनरली इस टाइप ऑफ अकाउंट को लोग खोलते ही इसलिए है कि वो अपने शेयर्स को क्या कर सके, खरीद और बेच सके आसानी से, ठीक। डीमेट अकाउंट बहुत सभी जो बैंक्स है ना, सब बैंक्स में डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी अब तो होने लगी है। किसी भी बैंक में जाकर आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, उसको बस अपने रिकॉर्ड दिखाओ, अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दिखाओ, वो खोल देंगे कि शेयर्स हमारे ये हैं, हम इनकी वजह से यहाँ पर डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, ठीक है। उसके साथ अब बात करते हैं देखिए क्लास, दैट इज योर एनआरआई अकाउंट्स की। एनआरआई अकाउंट्स नाम से पता चल रहा है नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। एनआरआई अकाउंट जो होते हैं क्लास वो 4 टाइप्स के अकाउंट है। वन इज ऑफ योर एनआरओ अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट बोलो या फिर ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट बोलो, ठीक है। दूसरे टाइप ऑफ अकाउंट है दैट इज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट विच इज नेम्ड एज एनआरई अकाउंट। फुल फॉर्म्स याद रखना क्लास, बहुत जरूरी है। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बैंक्स दैट इज एफसीएनआर, ठीक है, एफसीएनआर अकाउंट। फोर्थ टाइप ऑफ है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, आरएफसी। अब ये क्लास है क्या, देखिए नाम में ही ना इनके मीनिंग छुपे हुए हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एनआरआई का मतलब क्या होता है? एनआरआई का मतलब यही तो होता है ना कि जो आपका नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया है, इट मींस वो कमा बाहर रहा है, इंडिया में रह नहीं रहा, लेकिन उसकी सेविंग्स आपकी कहीं ना कहीं किसी तरीके से इंडिया में आ रही, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, द फर्स्ट वन इज नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। इस टाइप ऑफ अकाउंट को अगर हम बात करते हैं तो ये अकाउंट आपका जनरली तब ओपन कराता है कोई भी एनआरआई जब वो अपनी पेमेंट्स को या अपनी अर्निंग्स को इंडिया में मैनेज करना चाहता है, ठीक है। इंडिया में कैसे मैनेज करना चाहता है? सपोज करो कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया में ना रहकर बाहर रह रहा है और वो कमा बाहर रहा है और वो अपना पैसा अपनी मदर को भेजना चाहता है, तो इस टाइप ऑफ अकाउंट में क्या कर सकता है वो अपने पैसे को, सपोज वो यूरो में कमा रहा है या डॉलर में कमा रहा है, तो वो उस करेंसी को डिनोमिनेट करके, डिनोमिनेशन करके चेंज कराकर किस में भेज सकता है? इंडिया के अकाउंट में भेज सकता है। इस टाइप ऑफ अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। एनआरओ अकाउंट समझ में आई क्लास बात? एनआरओ अकाउंट क्या होता है? तो एनआरओ अकाउंट में देखिए रुपी डिनोमिनेटेड नॉन रिपार्टिएबल अकाउंट। नॉन रिपार्टिएबल का मतलब यहाँ पर हम ये बात करेंगे, रुपी डिनोमिनेटेड नॉन रिपार्टिएबल का मतलब कि जो पैसा आपका जिस फॉर्म में आया है उसको उसी में रखेंगे, लेकिन जब जब नीड होगी तो हम उसको रुपए में डिनोमिनेटेड भी करके दे सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ सेविंग्स, करंट, रिकरिंग एंड एफडी। आप इसको किसी भी तरीके से ओपन करा सकते हो, या तो आप करंट रहने दो, सेविंग्स में रहने दो, एफडी में रहने दो, आरडी में रहने दो, एनीथिंग फाइन। इट कैन ओपन जो साथ आप अगर किसी अपने फैमिली मेंबर को एक ज्वाइन करना चाहते हो रेजिडेंट बनाकर, तो आप उसके साथ ओपन करा सकते हो, ठीक है। साथ के साथ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एनआरओ अकाउंट इज टैक्सेबल। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द एनआरओ अकाउंट इज टैक्सेबल का मतलब क्या है? जितना भी टैक्स पे कर, मतलब जितना भी टैक्स लगता है यहाँ के हिसाब से, उस इनकम पर वो टैक्स भी क्या होगा? पे करना पड़ेगा। साथ के साथ
इंटरेस्ट इनकम नेट ऑफ द टैक्सेस इज रिपोर्टेबल, साथ के साथ इंटरेस्ट इनकम, इसकी इनकम पे इंटरेस्ट कितना है, साथ के साथ टैक्सेस कितना लगा, वो सारा इस बैंक अकाउंट में रिपोर्टेड रहता है, डिटेल्स के तौर पर मेंटेन किया जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लो कोई ऐसी मनी फॉर्जरी वाली कोई मनी जो है जो फॉरेन से आ रही और उसका ना पता चले, तो सारा टैक्सेशन सिस्टम में बैलेंस रहेगा। क्योंकि हर बैंक पूछता है क्लास ये बात कि आप अगर सपोज एक बार में 10 लाख रुपए भेज रहे हो, तो बैंक के पास ये जवाब देने के लिए, मतलब आपको जब बैंक को आंसरेबल होना पड़ेगा कि 10 लाख रुपए कहाँ से आए, आप उसकी पर्टिकुलर स्लिप प्रोवाइड कराओगे किस कंपनी से मैं इतनी अर्निंग ले रहा हूँ। तो ये सारी चीजें कंपनी को देनी पड़ती है और बैंक को देनी पड़ती है उस पर्सन को, ठीक है। या आप कभी भी अगर पैसा भी बहुत ज्यादा निकाल रहे होते हो ना, तो बैंक आपसे पूछता है, सपोज आपके फादर का अकाउंट है और आप फादर के अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो 10 लाख 20 लाख, तो आपसे पूछना चाहता है, या बैंक पापा से पूछेगा कॉल करके कि क्या आपने इतने बड़े अमाउंट के लिए बोला है निकलवाने के लिए। जब तक वो हाँ नहीं करेंगे तब से वहां से प्रोसेस नहीं होती ये चीजें, ठीक। छोटे अमाउंट के लिए एक बार को हो जाते, लेकिन बड़ा अमाउंट बहुत जल्दी प्रोसेस नहीं होता, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें दी अनदर वन अकाउंट, दिस इज एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट क्लास, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। अब सपोज करो कि कोई पर्सन ना आपका ना ऐसे रह रहा है, मतलब रह बाहर रहा है, लेकिन ना उसको चाहिए कि वो अपनी इंडिया का पैसा क्या करे, अपने फॉरेन अकाउंट में लेकर आए। जैसे कि सपोज वो पर्सन इंडिया में रहता था पहले, लेकिन अब नहीं रह रहा, उसका ना इंडिया में जो घर है उस घर का रेंट है, सपोज उस घर का रेंट है, तो एक्चुअल में वो पर्सन क्या कर सकता है, एनआरई अकाउंट खुलवाए, और एनआरई अकाउंट खुलवाने के बाद जो रेंट आ रहा है उस रेंट को उस अकाउंट में डिपॉजिट कराता रहे। तो इट मीन वो पैसा उसको एनआरई अकाउंट से कहाँ भेज दिया जाएगा, उसके पास फॉरेन कंट्री में भेज दिया जाएगा। समझ रहे हो क्लास? मतलब एडिशनल कोई चीज ऐसी है जो कि उसके इनकम सोर्स से अलग हटकर है, मे बी रेंट ले सकते हो या फिर कोई अनदर चीज भी ले सकते हो, प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट है या कुछ टैक्स आ रहा है, कुछ एनीथिंग एल्स जो भी इनकम सोर्स से अलग हो। तो इस टाइप ऑफ अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, एनआरई अकाउंट बोलते हैं क्लास। समझ आई क्लास बात? देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है, एनआरओ एंड एनआरई अकाउंट में डिफरेंस है, ठीक है। एनआरओ तो ऑर्डिनरी, नाम से पता चल रहा है आप सिर्फ अपना पैसा इंडिया में भेजना चाहते हो अपनी फैमिली के पास, उस करेंसी को चेंज कराकर इंडियन रुपीज में। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अपना पैसा जो इंडिया में आ रहा है उसको कहाँ पर ले जाना चाहते हो, फॉरेन कंट्री में ले जाना चाहते हो, वो भी कहाँ से, इनकम सोर्स से हटकर, ठीक है। यस, समझ में आया ना अजय, भास्कर, शालू, समझ आया आपको, प्रमोद? यस सर। गुड। तो देखिएगा इसमें दीज आर रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, करंट, रिकरिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट। ये भी चारों टाइप से हो सकते हैं, रुपी डिनोमिनेटिंग होते हैं। साथ के साथ जॉइंट ऑपरेशन विद द अनदर एनआरआई और द पीआईओ इज परमिटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीआईओ क्लास? It's not PIO actually, POI. Person of Indian origin. Yes, person of Indian origin. NRI और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप बोलो बात सेम ही है, दोनों सेम वर्ड्स हैं, बस एक वर्ड डिफर होता है, दैट इज OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में OCI में आपकी 17 कंट्रीज आती हैं, जिसमें कि आपका पाकिस्तान इंक्लूड नहीं है। और ये उन लोगों के लिए OCI जो 2 सिटीजनशिप रखते हैं, जनरली इंडिया की जैसे रखना चाहे इंडिया की भी और अनदर कंट्री की भी, ये कुछ कंट्रीज पे ही वैलिड है OCI, ठीक। बाकी आपको उस चीज पर फोकस नहीं करना, वो पॉलिटिकल का पार्ट है। जब आप सिटीजनशिप करो पॉलिटिकल में, ख्याति मैम कराएं तो उनसे पूछना, ठीक है। एसएससी का है इसमें कोई बच्चा आप में से? चालू आप एसएससी पर? ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए है ना, हाँ बढ़िया। 5 to 11 आर्टिकल उन्होंने कराया होगा तब जाकर ये बैन हुआ होगा। चलिए, पावर ऑफ अटॉर्नी कैन बी ग्रांटेड टू द रेजिडेंट फॉर एन ऑपरेशन टू द अकाउंट्स। अब देखिए यहाँ पर ना, जब भी हम एनआरई खुलवाते हैं ना, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट ओपन कराते हैं, तो इस अकाउंट पे आपको पावर ऑफ अटॉर्नी शो करनी पड़ती है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब
आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स आपको शो करने पड़ते हैं बैंक में कि जो रेंट आ रहा है वो रेंट आपकी ही जमीन का आ रहा है या किसी अनदर इंसान का है, या फिर आप उसको सिर्फ एज अ यूज कर रहे हो रेंट को, लेकिन वो है एडिशनल सोर्स। तो वहां पर आपको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी शो करनी पड़ती है उस अकाउंट को ऑपरेट कराने के लिए, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी। साथ के साथ एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई आर एलिजिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ एनआरआई अकाउंट। इट्स ओसीआई क्लास, यहाँ पर ओसीबी लिखा गया है, ओसीआई है, ठीक है, एलिजिबल फॉर द एनआरआई अकाउंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट की। दिस इज योर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, एफसीएनआर, ठीक है। एफसीएनआर क्या होता है क्लास? अब सपोज एफसीएनआर की अगर मैं बात करूं तो एफसीएनआर में ना आप अपना कोई भी एनआरआई पर्सन है और वो अपनी करेंसी को ना अपने मतलब अपने कंट्री में डिपॉजिट करना चाहता है, लेकिन वो करना चाहता है उसी करेंसी में जिस करेंसी में उसको मिला है। सपोज उसको डॉलर में मिला है फॉरेन कंट्री में पैसा, तो वो डॉलर में ही चाहता है इंडिया में फिक्स रहे, समझ रहे हो? तो उस टाइप ऑफ अकाउंट को करने, मतलब उस टाइप से वो कौन सा अकाउंट खुलवाएगा? एफसीएनआर खुलवाएगा। उसे यूरो में मिला है तो यूरो में ही क्या करेगा वो, इंडिया में अपना यूरो ही बैलेंस करके रख लेगा, किस अकाउंट में? एफसीएनआर में। बहुत सिंपल सा है, लिखा भी हुआ है, दीज अकाउंट में बी ओपन ओनली इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसीज। लेकिन ये चीज यहाँ पर फिक्स्ड है कि ये आपकी टाइम बाउंड होती है, ये टर्म डिपॉजिट रहता है, एफडी के टाइम पर खुलती है। इट मींस आपने यूरो फिक्स करा दिए, वो यूरो फिक्स ही रहेंगे, उसको आप सेविंग्स या करंट में चेंज नहीं करा सकते, आरडीज में नहीं करा सकते। टर्म डिपॉजिट में करा सकते हैं, सॉरी, हाँ, आरडीज और एफडी में करा सकते हैं, बाकी आप सेविंग्स और करंट अकाउंट्स में नहीं रख सकते उसको, ठीक है। साथ के साथ रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, आरएफसी। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी का मतलब यहाँ पर ये है कि आप कमा फॉरेन कंट्री का रहे हो पैसा, लेकिन आप चाहते हो उसे मेंटेन करना, बैलेंस करना, फिक्स करना किसमें? इंडियन करेंसी में। तो यहाँ पर आप क्या खुलवाओगे? रेजिडेंट फॉरेन करेंसी खुलवाओगे, आरएफसी। बहुत सिंपल सी बात थी, ठीक है क्लास, समझ आया? क्लियर हो गए होंगे चारों आपको? ओके, गुड। चलिए, बोर तो नहीं हो रहे हो क्लास? देखो, बोर हो भी रहे हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता, आई कांट डांस फॉर यू। नींद आ रही है? निशा, इतना बोरिंग टॉपिक तो नहीं है, सीरियसली इतना बोरिंग टॉपिक है? ओके, देखो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दिया करो क्लास में, थोड़ा सा कुछ अलग तरीका सोचा करूं कि आपको हंसा सकूं। बाकी मेरे हिसाब से पढ़ते वक्त नींद आना इज नॉट अ गुड हैबिट। मेरा मानना ये है कि कहते जनरली ऐसा है कि अगर पढ़ते वक्त उबासी आ रही है या पढ़ते वक्त नींद आने लग रही है तो इट मीन्स यू आर नॉट एंजॉइंग दैट थिंग, यू आर नॉट एंजॉइंग दैट टॉपिक। तो ये रीजंस होते हैं साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकल। बाकी प्लीज थोड़ा सा जगिए रहो, थोड़ी सी देर की बात और है, 5 to 7 मिनट्स की, मैं ये फिनिश कर दूंगा। अदर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स में नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट एंड लोरो अकाउंट, ठीक है। देखिए क्लास, नोस्ट्रो अकाउंट के बारे में मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, बस समझते चलो, साइड वाइज लिख लो आप। नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में ना, अगर सपोज करो पीएन, हमारे ना इंडियन बैंक्स में ना हर बैंक का ना अपना एक फॉरेन बैंक के साथ वो होता है, क्या कहते हैं, मतलब फॉरेन बैंक के साथ जॉइंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएनबी हमारा जो है, टाई अप कह सकते हो, यस, टाई अप होता है। जैसे कि फॉरेन बैंक यूएस ऑफ अमेरिका है, यूएस में वो अमेरिका आपका टाई अप करके रखता है पीएनबी के साथ, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मैं बात करूं कभी भी कि कोई भी एक फॉरेन बैंक किसी एक इंडियन बैंक के साथ टाई अप है, तो उस टाइप ऑफ बैंक अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? नॉन बोलते हैं, समझ रहे हो बात? इट मींस बैंक ऑफ अमेरिका है, वो किसके साथ? पीएनबी के साथ है, तो यानी हम पीएनबी को क्या बोलेंगे? पीएनबी आपका एक नोस्ट्रो अकाउंट है, मतलब पीएनबी में आपका बैंक अकाउंट खुलवाएंगे हम, किसके लिए? बैंक ऑफ अमेरिका के लिए टाइप ऑफ अकाउंट बोलेंगे, नोस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे, ठीक। वोस्ट्रो अकाउंट बैंक है, टाइप है, कोई सपोज कर लो, जैसे यही अपोजिट ले लो, बैंक ऑफ अमेरिका है, उसके साथ आपका इंडियन बैंक, तो आपका सर क्या वॉइस ब्रेक कहलाएगा? हो रही है एसबीआई बहुत में ज्यादा। ब्रेक हो रही है, एक सेकेंड।
अच्छा आप बताएं, अकाउंट को समझिए है, नोस्टो अकाउंट में फिर से बता देता हूँ, चलो ठीक है, आवाज आ रही है अब? यस सर। नोस्टो अकाउंट क्लास जनरली कोई भी एक फॉरेन अकाउंट में आपका इंडियन अकाउंट, मतलब इंडियन अकाउंट में आपका फॉरेन अकाउंट रहता है ना, तो उस टाइप ऑफ अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, नोस्टो अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि आपका इंडिया में पीएनबी बैंक है, पीएनबी में आपका कौन सा बैंक आ गया, अमेरिका का कोई बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है। तो अगर मैं पीएनबी में बैंक ऑफ अमेरिका के लिए अकाउंट खुलवा के रखता हूँ तो इस टाइप ऑफ अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वॉस्ट्रो की, तो वॉस्ट्रो में आता है कभी भी फॉरेन बैंक में किसी इंडियन बैंक को इंक्लूड किया जाए, लाइक यूएस का कोई बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, उसमें एसबीआई टाई अप है और मैं उसमें अपना अकाउंट खुलाता हूं, तो मैं आपको कहूंगा कि मेरा क्या है, वो वॉस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं लोरो अकाउंट की, तो लोरो अकाउंट का मतलब होता है, सपोज आपका पीएनबी है, पीएनबी अटैच है किससे, आपका बैंक ऑफ अमेरिका से, और मुझे पैसा पहुंचवाना है किसके पास, एसबीआई के पास। तो इट मींस अगर 3 बैंक्स एक साथ कॉपरेशन में काम करते हैं, जैसे कि 2 इंडियन बैंक्स हो गए और एक फॉरेन बैंक हो गया, या 2 आपके फॉरेन बैंक हो गए, एक इंडियन बैंक हो गया, इस टाइप ऑफ, ठीक है क्लास, ठीक क्लास, समझ आई बात, व्हाट इज नोस्ट्रो, लोरो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। यस सर। बहुत सिंपल है, बाकी बहुत ज्यादा फोकस मत करना। नोस्ट्रो वोस्ट्रो एंड लोरो मैंने सिर्फ ऐड कर दिया है, पेपर मैंने अब तक देखा नहीं इन अकाउंट्स के बारे में पूछते हुए, बस इसलिए ऐड किया कि हाँ पता होना चाहिए, क्योंकि जब बैंक अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ये भी क्लियर हो ही जाएंगे बच्चों को, ठीक है। बाकी अगर और डिटेल जाननी होगी तो थोड़ा पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, बाकी क्योंकि एक फॉरेन से इंडिया, एक इंडिया से फॉरेन और एक ठीक है, दैट्स इट। ठीक क्लास, so this is all about your types of bank accounts। ये आपका ऑलमोस्ट डन होता है बैंक अकाउंट्स और उनके टाइप्स से, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आज मैं आपको शेयर करा दूंगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना कैपिटल मार्केट, वी हैव डन विद द मनी मार्केट, अब नेक्स्ट क्लास में कैपिटल मार्केट करूंगा, या फिर थोड़ा स्टैटिक पार्ट भी देखते हैं, स्टैटिक पार्ट भी कवर अप करते हैं, क्योंकि स्टैटिक पार्ट भी आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ स्टैटिक पार्ट भी साथ के साथ होता रहे। और आपका क्लास, आप संडे वाला करंट अफेयर क्विज जो होता है उसमें होते हो क्या, आप उसको ज्वाइन करते हो? सर कौन सा? सैटरडे को आप, मेरा एक करंट अफेयर की क्लास होती है क्विज, 11 Yes, बजे, आप उसे ज्वाइन करते हैं? नो, ओके ठीक है। बाकी मैं उस क्लास, वो क्लास ना एक्चुअली पोस्ट कर दी जाती है यूट्यूब पर, ठीक है, लाइव अपलोड हो जाती है। अगर आप उसको एक बार देख लेना क्लास तो सही रहेगा, वहाँ पर क्विजेस डिस्कस होते हैं करंट अफेयर के पूरे वीक के जो रहते हैं, मतलब एक वीक का करंट सर अफेयर में शो नहीं हुआ सैटरडे, मुझे यूट्यूब पे। नहीं नहीं लाइव है, मैंने कल परसों ही देखा था, आप देखिएगा करंट अफेयर ऑफ दिस डे मतलब लिंक पर्टिकुलर। नहीं आया ऐसे। आपने पोर्टल पे देखा या यूट्यूब पर देखा? यूट्यूब पे। नहीं है, आप देखना जाकर है, ठीक है। ओके ठीक है सर। क्लास, हाँ तो ठीक है, पढ़िएगा इसे, और प्लीज क्लास मैं कह रहा हूँ आपको टॉपिक साथ के साथ पढ़ के रखा करो तो ज्यादा समझ आएगा, और फिर मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना तो आपको आसानी होगी कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं और आपको आंसर करने हैं, ठीक है क्लास। सो प्लीज इसलिए पढ़ के पहले से एडवांस रहो, हर टॉपिक उसी दिन पे कवर कर लो जिस दिन पे वो कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्लास, सो दिस इज फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो थैंक यू मच, सर। टेक केयर ऑल ऑफ यू, पढ़िए, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू।